यह कहानी एक स्कूल में शुरू होती है जहां लुशांग नाम का एक छात्र, हमारी कहानी का नायक, अपने शिक्षक की चीख से जागता है। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ा रहे थे। शिक्षक ने उसे डांटा क्योंकि वह कक्षा में केवल सोता रहता था। शिक्षक ने उसे याद दिलाया कि अंतिम परीक्षा में केवल 200 दिन बाकी थे, लेकिन वह तैयार नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी आलसी आदत नहीं छोड़ी तो कोई भी उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य मानक 0.8 है। कुछ छात्रों ने मजाक में शिक्षक से कहा कि वह लुशांग को सोने दें, क्योंकि उसका स्वास्थ्य स्तर केवल 0.7 था। शिक्षक ने सिर हिलाया और लुशांग की मेहनत न करने पर निराशा जताई। कक्षा समाप्त हुई और छात्र घर जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच लिकाइमिंग नाम का उसका मोटा दोस्त, जो उसके कुछ दोस्तों में से एक था, उसके पास आया। ली ने पूछा कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था। लुशांग ने सिर हिलाया और बताया कि उसका सपना बेहद निराशाजनक था। वह एक सुनसान जगह में था जहां केवल राक्षस रहते थे। लुशांग ने कहा कि उस सपने के कारण उसकी मानसिक स्थिति बहुत गिर गई और उसका स्वास्थ्य स्तर 0.2 तक गिर गया। इसे वापस लाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ी और जान लगाकर ट्रेनिंग करनी पड़ी। ली ने उसे दिलासा दिया कि उसे अपने स्वास्थ्य स्तर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का स्तर सामान्य लोगों से कम था। जब ली ने पीसी गेम खेलने का सुझाव दिया तो लुशांग ने मना कर दिया और कहा कि वह बस घर जाना चाहता है। उनके बीच की बात खत्म हो गई जब एक नीले बालों वाला छात्र ली को खेलने के लिए बुलाने आया। ली ने उसे अलविदा कहा और अगली बार खेलने का वादा किया। घर जाते समय लुशांग ने सोचा कि इस नए दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बावजूद उसे परीक्षाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते उसने एक बड़ी स्क्रीन पर समाचार देखा और महसूस किया कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से अलग नहीं थी। उसकी सोच को एक मस्कुलर महिला ने बाधित किया जो भारी सामान ले जा रही थी। लुशांग उसकी ताकत देखकर हैरान था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता की पीठ पर पट्टी लगा रही थी। पिता ने बेटे से पूछा कि क्या उसने खाना खाया। मां ने बताया कि वह उसकी छोटी बहन के आने तक खाना बनाएगी। लुशांग ने अपने पिता को रक्त संचार उपकरण खरीदने की सलाह दी, जिससे उनके दर्द में आराम मिलेगा। पिता ने उसे एक तोहफा दिया, 2 बोतल रिकवरी पाउडर। लुशांग यह जानकर हैरान था कि वह पाउडर $20,000 का था। मां ने पूछा कि क्या लुशांग का स्वास्थ्य स्तर 0.85 तक पहुंचा है। लुशांग ने बिना कुछ बताए सीधे अपने कमरे में जाकर एक्सरसाइज शुरू कर दी। यह दुनिया 300 साल पहले तब बदली जब आसमान और जमीन में दरारें पड़ीं और वहां से खतरनाक राक्षस निकले। इन राक्षसों के खिलाफ मानवीय हथियार असफल साबित हुए, लेकिन इंसानों के अंदर छुपी हुई एक अनोखी शक्ति जाग उठी जिसने मानवता को मजबूत बनाया। लुशांग ने 3 सेट एक्सरसाइज पूरी की, लेकिन उसका स्वास्थ्य स्तर नहीं बढ़ा। उसने और कड़ी ट्रेनिंग करने की ठानी, पर ट्रेनिंग के दौरान वह बेहोश हो गया और खुद को अपने बुरे सपने में पाया। वहां उसका सामना एक झोंबी से हुआ। किसी तरह उसने झोंबी को हराया और पाया कि उसने झोंबी की यादें और ताकत अपने अंदर समाहित कर ली थी। दूसरे झोंबी से लड़ते समय उसने अपनी शक्ति को और बढ़ते हुए देखा। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लुशांग अभी भी उस अजीब जगह में था। उसने झोंबी से लड़ाई के बाद अपनी नई ताकत को महसूस किया। वह सोचने लगा कि अगर वह झोंबी की यादें और ताकत ले सकता है तो क्या इस जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका है। तभी उसे चारों तरफ और झोंबी की आवाजें सुनाई दीं। लुशांग ने अपने अंदर का डर दबाने की कोशिश की और खुद को शांत किया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और झोंबी से लड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही पहला झोंबी उसके करीब आया, उसने पत्थर से झोंबी के सिर पर वार किया। झोंबी वहीं गिर पड़ा और उसी समय फिर से एक काली ऊर्जा लुशांग के शरीर में समा गई। इस बार उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ताकत बढ़ रही है। उसकी सांस तेज हो रही थी, लेकिन वह थकान के बावजूद और झोंबी से लड़ने के लिए तैयार था। हर बार जब वह किसी झोंबी को हराता तो वह उनकी यादें और ताकत अपने अंदर महसूस करता।
लुशांग को अब समझ में आने लगा कि इस जगह में उसका मुकाबला झोंबी से ही है। जितना वह लड़ेगा उतना ही वह ताकतवर बनेगा। लेकिन उसने यह भी सोचा कि अगर वह इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाया तो क्या वह भी एक दिन झोंबी बन जाएगा। लड़ाई के बाद लू शांग को एक खुला मैदान दिखा। मैदान के बीच में एक बड़ी नीली रोशनी चमक रही थी। उसे लगा कि शायद वह रोशनी इस सपने से बाहर निकलने का रास्ता हो सकती है। लेकिन मैदान में पहुंचने से पहले उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक झोंबी का सामना करना पड़ा। यह झोंबी बाकी झोंबी से बड़ा और तेज था। लूशांग ने अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ाई की। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन आखिरकार लूशांग ने उसे हराने में कामयाबी पाई। जैसे ही वह झोंबी गिरा, एक बड़ी ऊर्जा लूशांग के शरीर में समा गई। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई और उसे लगा कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। नीली रोशनी के पास पहुंचते ही उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में खींचा जा रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से अपने कमरे में था। वह अपनी छोटी बहन और लियू किंग की तेज आवाज की वजह से उठा। कब तक सोते रहोगे? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। जब लुआंग ने दरवाजा खोला तो लियू ने देखा कि उसके शरीर पर पसीना था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों, अब सोते सोते वर्कआउट करने लगे हो क्या? लुआंग ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा, बस छोटी सी झपकी ले रहा था। लेकिन लियू की नजर अचानक उसके एबीएस पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, तुम इतने फिट कब से हो गए? खैर जल्दी करो, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते लियू सोचने लगी, भाई अचानक इतना मस्कुलर कैसे हो गया? कहीं ये चुपके से वर्कआउट तो नहीं कर रहा? लुआंग को याद आया कि जब वे बच्चे थे तो लियू उससे बहुत क्लोज थी। लेकिन जब वह स्कूल जाने लगी और उसका जीनियस स्टेटस सबको पता चला तो उसका रवैया बदल गया। लियू किंग एक प्रोडिजी थी जिसकी हेल्थ स्टेटस 1 थी और कॉम्बैट स्किल्स 100 से ऊपर। उसे किसी भी समय एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल सकता था। दूसरी ओर लुआंग एक बेकार बड़ा भाई। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। जब उसने शीशे में अपनी परछाई देखी तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। उसकी बॉडी मस्कुलर और फिट हो गई थी। उसने अपने अंदर जबरदस्त एनर्जी महसूस की। और इतना ही नहीं, उसे वे सारी यादें भी याद आने लगीं जो उसने ज़ॉम्बीज से एब्जॉर्ब की थीं। उनकी कॉम्बैट टेक्निक्स और स्किल्स। डाइनिंग टेबल पर उसने खाना बड़े उत्साह से शुरू किया। एक कटोरी खत्म करने के बाद उसने दूसरी मांगी। उसकी फैमिली यह देखकर हैरान रह गई। उनकी प्रतिक्रिया देखकर लुआंग ने जल्दी से अपनी बात वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अपने घर में कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने उसकी कटोरी उठाई और मां से इसे रीफिल करने को कहा। लुआंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, यही उम्र है जब लड़कों का शरीर बदलता है। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स और न्यूट्रिशियस चीजें लेकर आऊंगा। लियू ने हल्की हंसी के साथ कहा, पापा, हेल्थ स्टेटस 0.8 के साथ ये क्या चेंज की बात कर रहे हैं? इस पर उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, अपने भाई को कम मत समझो। जब पापा और लियू बहस कर रहे थे, लुआंग ने सोचा कि वह डोजो जाकर चेक करे कि उसकी हेल्थ स्टेटस सच में बदली है या नहीं। कुछ घंटों बाद लुआंग होनू डोजो के सामने खड़ा था। यह शहर का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स स्कूल था। इसके मास्टर्स ऑफ नांगवान एक चौथे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी हेल्थ स्टेटस मोटू हंड्रोज फासर थी और कॉम्बैट पावर 100,000 रुहन के ऊपर। डोजो के पोस्टर पर लिखी भारी भरकम फीस देखकर लुआंग समझ गया कि यह सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर लियू एडमिशन लेती तो फैमिली उसे सपोर्ट करती, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई चांस नहीं। डोजो के अंदर स्टाफ ने पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे? लुआंग ने शालीनता से कहा, नहीं, मैं बस अपनी हेल्थ स्टेटस और कॉम्बैट पावर चेक करना चाहता हूं।
स्टाफ ने उसे गाइड किया और उसे असेसमेंट रूम तक पहुंचाया। अंदर एक चमकती हुई बॉल थी। लुआंग ने अपना हाथ उस पर रखा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसकी हेल्थ स्टेटस दिखी। 0.9 से निर्धारित। वह खुशी से झूम उठा। सिर्फ 1 घंटे की नींद में उसकी हेल्थ स्टेटस बढ़ गई थी। इसके बाद उसने अपनी कॉम्बैट पावर चेक की। उसने अपनी हथेली ग्लोइंग मशीन पर रखी और जोम्बीद से मिली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच मारा। मशीन पर नंबर चमके। मसते दा क्या। लुआंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर सिर्फ 1 घंटे की नींद से इतना फायदा हुआ है तो 8-10 घंटे सोने से क्या होगा। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं। वह जब सो नहीं सका तो उसने लाइट्स चला दी और अपने हेल्थ स्टेटस को ठीक करने के लिए वर्कआउट करने का फैसला किया। उसने अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन एक मूवमेंट में गलती कर दी और तभी उसे एहसास हुआ कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी मिस्टेक सुधार दी है। वह ट्रेनिंग जारी रखता है और ज़ॉम्बियों की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। लुआंग को यह समझ में आता है कि जैसे ही वह मूवमेंट करता है उसे अंदर से ताकत का महसूस होता है, और वह ब्रीडिंग टेक्निक जो ज़ॉम्बियों ने अपने जिंदा रहते हुए सीखी थी। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रिक बॉल की शेप बनाई, उसके पेट में भूख लगी और वह गड़गड़ाया। लुआंग का चेहरा अचानक बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा और कुछ ही देर में लार टपकने लगी और उसके दांत गिर गए। ओह बॉय! किसी ने उसे एक जोड़ी डेंटर्स दे दी होती तो अच्छा होता। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। लुआंग को समझ आता है कि उसकी बॉडी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे नॉर्मल फूड से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे जो उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। उसे स्पेशल पिल्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके फैमिली स्टेटस के चलते वह इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यही चलता रहा तो उसकी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इसीलिए लुआंग ने सोचा कि वह स्कूल में पैसे कमाएगा। उनका टारगेट 10,000 की इनाम राशि थी और इसके लिए उसे स्पोर्ट्स जिम में अपनी टैलेंट दिखानी थी। लू काई मिंग ने उसे बताया कि काफ़ी समय हो गया जब उन्होंने प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास ली थी। लुआंग अपने कपड़े बदलते हुए लू काई मिंग ने उसके बॉडी को देखा और चौंक गया कि लुआंग सिर्फ कुछ ही दिनों में मसल्स वाला बॉडी बना लेगा। लुआंग ने बताया कि वह मेहनत कर रहा है और उसने देखा कि उसके बाल भी लंबे हो रहे थे, तो उसने सोचा कि जब समय मिले तो उन्हें ट्रिम कर लेगा। लू काई मिंग ने सोचा कि लुआंग शायद लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन लुआंग ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं है। दोनों जिम में जाते हैं जहां सभी छात्र इकट्ठे होते हैं। इन छात्रों के बीच में ग्रे जैकेट पहने और लाइट ब्लू कलर के साथ दाग धब्बों से सजे एक आदमी खड़ा है, जो उनका प्रैक्टिकल कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर है, जांग शेनगुओ। लू काई मिंग ने बताया कि जांग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है और उसने ये दाग बैटलफील्ड में बीस्ट से लड़ते वक्त पाए थे। जांग ने उन्हें बताया कि आज वे बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स की रिवीजन करेंगे। जांग को देखकर लुआंग को समझ में आता है कि जांग की तकनीक बहुत सिंपल और अनरिफाइंड है, जबकि जो उसने अपने सपनों से सीखा है वह काफ़ी बेहतर है। बुनियादी मुकाबला दिखाने के बाद जांग ने एक छात्र यांग याई को बुलाया और उसे बताने को कहा कि उसने क्या सीखा। जैसे ही वह लड़का उठा, एक लड़की उसके लुक्स को देखकर हैरान हो गई और उसे हैंडसम और कक्षा का सबसे स्ट्रॉन्ग बताया। लू काइमिंग थोड़ी निराशा महसूस करता है क्योंकि यांग याई हमेशा ध्यान खींचता है। लू काइमिंग जानता है कि याई अमीर एंड हैंडसम है और उसे बेस्ट पिल्स मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका हेल्थ स्टेटस 1.2 के करीब पहुंच गया है। लू काइमिंग को लगता है कि जांग हमेशा याई के साथ पक्षपाती रहता है क्योंकि उसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं। लुआंग पहले इस बात से सहमत होता, लेकिन अब वह जानता है कि उसके पास खुद की ताकत है और वह सब कुछ खुद हासिल करने के लिए तैयार है। जांग ने यांग याई की तारीफ की और कहा कि उसे संतुलन में सुधार की जरूरत है और अगली बार उसे यह सिखाएगा। फिर जांग ने
छात्रों से पूछा कि क्या कोई यांग याई के साथ स्पार करना चाहता है। सभी छात्र चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि याई के पास कितनी ताकत है। जांग को यह देखकर समझ में आता है कि जब भी ऐसा होता है, छात्र खुद को हार मान लेते हैं। स्कूल उन्हें बेसिक्स सिखाता है, लेकिन असल में जब वे मिलिट्री में जाते हैं तो कुछ ही छात्र सच्चे रास्ते पर चल पाते हैं। जांग के दिमाग में यह सब चल रहा था कि तभी उसकी नजरें लुआंग पर पड़ीं। वह आंखें किसी ऐसे इंसान की थीं जिसने असली मेहनत की हो। जांग ने लुआंग को इशारा किया और कहा, खड़े हो जाओ। लू काइमिंग ने अपने दोस्त को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें जल्द ही एग्जाम देना है। लेकिन लुआंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था और उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं। दोनों सामने आए और जांग ने मैच शुरू करने का सिग्नल दिया। जांग ने देखा कि लुआंग बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और शांत था। जांग ने लुआंग से पूछा कि उसकी हेल्थ स्टेटस पिछली बार क्या थी, तो लुआंग ने कहा कि यह 0.8 था। जांग ने समझा कि लुआंग का स्टेटस काफी कम है। यांग याई जल्दी से हमला करता है और उसके घूंसे के साथ एक पीला और काला आने औरा दिखाई देता है। छात्र हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं। दूसरी ओर यांग याई जैसे जैसे लूशांग के करीब पहुंचता है, वह अपने मन में उसे अपमानित करता है। कहता है कि लूशांग जैसे कमजोर लड़के को शर्मिंदगी मिलनी चाहिए और जीत हमेशा उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति को ही मिलेगी। लेकिन जब यांग याई का घूंसा हवा को ही छूता है तो वह हैरान हो जाता है। लूशांग ने उसकी अटैक को डॉज किया। उसकी आंखों में सफेद चमक आ जाती है और एक नीला अया औरा उसके शरीर से निकलता है। उसका घूंसा जैसे हवा का आसा औरा इकट्ठा कर रहा हो। वह हमला करता है और सीधे यांग याई के चेहरे पर घूंसा मारता है। इसके बाद यांग याई उछलकर दूर चला जाता है। उसके क्लासमेट्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पंच में लू शांग ने उनके सबसे मजबूत छात्र को नॉकआउट कर दिया था। उनके चेहरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे सिगरेट जल रही हो। जांग दौड़कर यांग याई की हालत चेक करने के लिए आता है। सभी छात्र अभी भी लू शांग को हैरान होकर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पंच से यांग याई को हरा दिया था। लेकिन लू शांग भी खुद हैरान था कि यांग याई केवल एक पंच से गिर गया। जब टीचर यांग याई को होश में लाने के लिए उसे स्ट्रेचर पर डालते हैं, तो लू शांग अपने टीचर से माफी मांगता है और कहता है कि उसने अपनी ताकत को सही से कंट्रोल नहीं किया। जांग ने उसे कड़ा नजर से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मुकाबले में चोटें लगना आम बात है। उसे यांग याई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। फिर जांग लू शांग से कहता है कि वह उसके साथ ऑफिस चले ताकि बात कर सकें। लू शांग लू काइमिंग से कहता है कि वह अगले टीचर को सूचित करने में मदद करें। और जब दोनों ऑफिस से निकलते हैं तो लू काइमिंग चौंक जाता है। वह सोचता है कि लू शांग ने कैसे हराया यांग याई को, जिसका हेल्थ स्टेटस 1.1 था, सिर्फ एक पंच से। वह कंफ्यूज्ड है कि क्या वह वही लू शांग है जिसे वह जानता था। जांग ऑफिस का दरवाजा खोलता है और वे अंदर जाते हैं, तो लू शांग ध्यान देता है कि वहां एक बोंसाई रखा हुआ है। वह हैरान हो जाता है और जांग हंसते हुए कहता है कि यह केवल उसकी छोटी सी हॉबी है। फिर वह कहता है कि हर किसी के पास अपनी कोई सीक्रेट होती है। क्या तुम नहीं मानते? जांग की नजरें चमक उठती हैं और वह कहता है कि लू शांग का हेल्थ स्टेटस केवल 0.8 था, फिर भी उसने यांग याई को एक पंच में हराया। लू शांग ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि ये हेल्थ स्टेटस के नतीजे पहले लिए गए थे। जांग को शक होता है कि क्या लू शांग ने अपनी हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई ड्रग्स लिया है, और उसे चेतावनी देता है कि स्कूल में हेल्थ स्टेटस बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल सख्त मना है। लू शांग हैरान होकर कहता है कि उसने कोई भी अवैध दवाइयां नहीं ली हैं
और अपनी निर्दोषता साबित करने का प्रयास करता है। जांग फिर सुझाव देता है कि वे लू शांग का हेल्थ स्टेटस फिर से टेस्ट करें, क्योंकि अगर उसने कोई ड्रग्स लिया है तो उसकी वाइटलिटी अस्थिर होगी और आंकड़े तेजी से बदलेंगे। इसके बाद वे लू शांग की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। अगर उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ और हेल्थ स्टेटस में समानता पाई जाती है तो यह उसकी क्षमता का और सबूत होगा। लू शांग सहमति दिखाता है और अपनी हाथ को ग्लोइंग बॉल पर रखता है। जैसे ही उसने हाथ रखा, एक चमकदार रोशनी निकलती है और परिणाम आता है। जांग का मुंह खुला रह जाता है और वह शॉक हो जाता है। लू शांग का हेल्थ स्टेटस 1.72 था और वह रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट था। जांग विश्वास नहीं कर पाता कि एक 18 साल का छात्र लू शांग जैसे युवक ने रैंक 1 मार्शल आर्ट्स हासिल किया है। इतना कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी नहीं था। व्हाइट लेक सिटी में केवल लू शांग ही ऐसा कर सकता था। जांग समझता है कि लू शांग एक जीनियस है। जांग की आंखों में शौक और आंसू आ जाते हैं जब वह यह देखता है कि लू शांग ने एक पंच में उसका टेस्ट मॉडल नष्ट कर दिया। जांग अपने बोंसाई को पकड़ते हुए रोता है, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका टेस्ट मॉडल, जो एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को सहन कर सकता था, अब नष्ट हो गया। जांग को यह एहसास होता है कि लू शांग ने रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को भी पार कर लिया है। कुछ समय बाद लू शांग शर्माते हुए उस टेस्ट मॉडल का सिर पकड़कर बैठा होता है। जांग उससे पूछता है कि आखिरी बार उसने कब अपना हेल्थ स्टेटस टेस्ट कराया था। लू शांग बताता है कि उसे करीब आधे महीने से टेस्ट नहीं कराया। जांग चौंक जाता है और पूछता है कि क्या लू शांग का कोई मास्टर है या वह किसी नामी क्लान का वंशज है। लू शांग स्पष्ट करता है कि वह एक सामान्य परिवार से है और उसका कोई मास्टर नहीं है। उसका तेजी से बढ़ता हुआ हेल्थ स्टेटस एक सीक्रेट है। जांग अब भी लू शांग के हेल्थ स्टेटस को देखकर हैरान है, जो रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर है। जांग खुद रैंक 2 तक पहुंचा था, लेकिन वह जानता है कि लू शांग ने वो सब कुछ बहुत जल्दी हासिल किया है। लू शांग को देखकर उनके परिणाम बहुत अच्छे थे और अब वह स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते थे। लेकिन लू शांग ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी वर्तमान कक्षा में ही रहना चाहा। जांग ने फिर भी उसे जोर दिया कि वह उसे स्कूल के बेहतरीन मार्गदर्शन देना चाहता है। लेकिन लू शांग ने उनसे एक मदद मांगी। वह चाहता था कि उसे मार्शल आर्ट्स की स्कॉलरशिप मिले और स्कूल उसे एक लचीला शेड्यूल दे। जांग को यह समझ में आ गया कि लू शांग को पैसे और फ्री टाइम की कमी है। जांग ने उसे कहा कि वह उसके लिए एक विशेष स्कॉलरशिप आवेदन करेगा, जिससे उसे $30,000 मिलेंगे। साथ ही जांग ने उसे एक काले मार्शल आर्ट्स कार्ड दिया, जिस पर कम से कम $100,000 थे। लू शांग ने धन्यवाद कहा और जांग ने उसे कहा कि उसे अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जांग ने लू शांग को जाने की अनुमति दी और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह बहुत खुश था। जांग ये सोच रहा था कि उसने क्या खास खोजा है, और यह बात वह राष्ट्रीय परीक्षा तक स्कूल के दूसरे लोगों से छुपाना चाहता था, क्योंकि लू शांग उनकी स्कूल का सीक्रेट हथियार था। कुछ घंटे बाद एक दुकान में एक संजीवनी टॉनिक, जिसे ऑनर्किड हार्ट कहा जाता था, एक अटेंडेंट ने एक माँ बेटी को सुझाया। यह टॉनिक किसी भी व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस को 0.8 तक पहुंचने के बाद स्थिर कर सकता था। यह खास तौर पर महिला मार्शल आर्ट्स के लिए था और इसकी कीमत $30,000 थी। माँ बेटी ने बिना किसी झिझक के टॉनिक खरीदी और खुश होकर वहां से चली गईं। लू शांग ने देखा कि अगर उसके माता पिता दिन रात मेहनत करें भी तो वे मुश्किल से $3,000 का टॉनिक ही खरीद सकते हैं। एक मार्शल आर्ट्स में माहिर व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा सकता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमीर बन सकता है। लू शांग ने अपनी बहन के लिए उनके सीमित संसाधनों का एक हिस्सा लिया। हालांकि उसकी बहन एक जीनियस है जो अपनी तकदीर बदल सकती है। लू शांग ने अपनी औसत स्थिति को स्वीकार नहीं किया और अब
उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी तकदीर बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। लू शांग ने दो छात्रों को देखा जो पीसी गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह भी कभी उनके जैसा ही था, जैसे मछली टैंक में बंद होती है। उसे समुद्र की विशालता की ख्वाहिश थी, लेकिन वह टैंक की सुरक्षा और आराम से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। लेकिन अब यह सब बदल चुका था। उसने पानी की सतह को पार किया और असली दुनिया को देखा जो उसकी तकदीर बदल सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा कि वह कभी गलत फैसला नहीं करेगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जो युद्ध अनुभव उसने इस समय में एकत्र किए थे, अब वह सब एक ही पल में समाहित हो गए थे। उसने तय किया कि वह अब और भी ताकतवर बनेगा और अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करेगा। कुछ समय बाद लूशांग अपने सपने में था। एक झोंबी जिसकी आंखें लाल थीं ने उस पर हमला किया। लूशांग ने बाएं हाथ से उस हमले को रोका और दाएं हाथ से एक जोरदार प्रहार किया। झोंबी गिर पड़ा और लूशांग ने उसे पकड़ा। उसने महसूस किया कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था और भले ही वह झोंबी था, वह फिर भी अपनी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता था। लूशांग ने तय किया कि वह अपनी यात्रा जारी रखेगा और बेस प्राकौसो तुंगमत की ओर बढ़ेगा। रास्ते में उसने कुछ झोंबी से मुकाबला किया और उन्हें आसानी से हराया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसने बेस प्रोनियसनिनेस को देखा। दीवार में एक बड़ी दरार देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक बेस था, न कि एक शहर। वह दीवार पर चढ़ता है और महसूस करता है कि उसकी मोटाई कम से कम 20 मीटर है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसे नष्ट करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई हुई होगी। वह आगे बढ़ता है और एक अजीब संरचना देखता है जिसे वह बेस का कमांड सेंटर मानता है। अंदर एक बूढ़ा झोंबी बैठा है जिसकी आंखें चमक रही हैं और वह एक शॉकवेव छोड़ता है। लूशांग डर जाता है और गिर जाता है। वह इस झोंबी का सामना अपनी वर्तमान क्षमताओं से नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आसपास का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने उस झोंबी को हराया जो उसके रास्ते में था और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसने एक अजीब वस्तु को छुआ और अचानक वहां से रोशनी निकलने लगी। एक होलोग्राम महिला प्रकट हुई जिसकी बाल पीले थे और उसने कहा, वेलकम यूजर ऑफ टैन हैंग टेक्नोलॉजी। लूशांग हैरान हो गया क्योंकि यह वही भाषा बोल रही थी जिसे वह समझता था। लूशांग ने होलोग्राम एल्ली से पूछा कि वह उसे ताज़ा खबर दिखाए। एल्ली खुशी से उसकी रिक्वेस्ट पर जवाब देती है और तुरंत डेटा को एक्सेस कर लेती है। कई समाचार नोटिफिकेशन सामने आ जाती हैं। यह जानकारी दी जाती है कि वर्ष 11,024 के 21 जून को मेन बेस नंबर 2 ने सफलतापूर्वक 98वीं अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लायरा गैलेक्सी में बुद्धिमान जीवन की खोज था। इसके बाद 24 जुलाई को बेस 105 गिर गया। 24 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल सन कांग ने 10 स्टार रैंक मार्शल आर्टिस्ट बनकर दुनिया में 447वां स्थान प्राप्त किया। फिर 30 सितंबर को बेस 114, 660 और A122 एक के बाद एक गिर गए और 8वीं डिवीजन को जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए सक्रिय किया गया। 19 नवंबर को विश्व मार्शल आलियंस ने मेन बेस नंबर 8 पर 24वीं ग्रैंड मास कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें वे हाल की रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा करेंगे। लूशांग को समझ में नहीं आता कि क्या उसका सपना और असली दुनिया का रैंक सिस्टम एक जैसा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि दोनों दुनियाओं में लोगों की ताकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तभी एक विंडो स्क्रीन पर एक खतरनाक मॉन्स्टर का चित्र दिखाई देता है जो आसमान से आकर दुनिया पर काबू पाने की कोशिश करता है। लूशांग हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। चाहे यहां की टेक्नोलॉजी और लोगों की ताकत कितनी भी उन्नत क्यों ना हो,
वे मॉन्स्टर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी दुनिया को छोड़ने की कोशिश की थी। वे एक अन्वेषण दल को विशाल गैलेक्सी में भेजते हैं ताकि एक नया घर ढूंढ सकें, लेकिन अभी तक किसी के वापस आने की खबर नहीं आई है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया गिर चुकी है। लू शांग सोफे पर बैठकर एल्ली से कहता है कि वह उसे दुनिया का इतिहास दिखाए। एल्ली उसकी बात मानती है और दुनिया का इतिहास दिखाने लगती है। जब लू शांग स्क्रीन पर ब्राउज करता है तो वह हैरान रह जाता है कि यह दुनिया वही है, और जो कुछ भी यहां हुआ वही कुछ 10,000 साल बाद उसकी दुनिया में भी होने वाला है। तभी लू शांग के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह सोचता है कि शायद यह महज संयोग है। फिर उसने एल्ली से पूछा कि क्या उसका रिकॉर्ड कहीं दर्ज है। कुछ विंडोज खुलती हैं और लू शांग को अपना रिकॉर्ड दिखाई देता है, जिसमें उसे यह पता चलता है कि उसने केवल 28 साल तक एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन बिताया है। लू शांग फिर एक और क्वेरी करता है, लेकिन मार्च 299 वर्ष में उसका रिकॉर्ड सिस्टम द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उससे खून का नमूना मांगा जाता है। लूशांग सोचता है कि खून का नमूना कैसे दिया जाए। तभी एल्ली उसके हाथ के पास आती है और उसकी अंगुली से खून चूसने लगती है। लूशांग शर्मा जाता है और एल्ली उसे बताती है कि खून का नमूना ले लिया गया है। एल्ली ने लूशांग के आदेश पर सभी डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया। अचानक एल्ली ने गड़बड़ी करना शुरू किया और लू शांग चौंक गया। फिर एल्ली के सिर से आग निकलने लगी और उसने बताया कि प्रोजेक्ट फायर सी शुरू किया गया है। लू शांग का रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें पहले से अलग जानकारी थी। उसने देखा कि उसने स्कूल में सबसे अच्छे अंक पाए थे, बे हाई से ग्रेजुएट किया था और पूरे शहर में 30वां स्थान प्राप्त किया था। फिर उसने मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, 3 साल तक मिलिट्री में काम किया और तानन मिलिट्री डिवीजन में सेवा की। लेकिन 27 साल की उम्र में साउथर्न वॉर जोन में उसकी मौत हो गई थी। लूशांग ने सोचा कि जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, उसका भविष्य भी बदल जाएगा। वह खुद को और मजबूत बनाना चाहता था ताकि वह दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सके और मानवता को बचा सके। अगले दिन लूशांग की मां ने देखा कि वह अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं था, तो उसने पूछा कि क्या आज स्कूल नहीं जाना है। लूशांग ने कहा कि उसके टीचर ने उसे घर पर पढ़ाई करने की अनुमति दी है। उसकी मां और बहन हैरान हो गईं। खाने के बाद लूशांग ने कहा कि वह अपने कमरे में ट्रेनिंग करेगा। कमरे में पहुंचने पर लूशांग का फोन बजा। जोंग ने उसे बताया कि उसकी स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है। लूशांग ने बताया कि वह स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास समय नहीं है। लूशांग ने खुद को और मजबूत बनाने की ठानी। कुछ समय बाद वह बेस तिराओ नौंग गया और एल्ली से कहा कि वह उसे सभी मार्शल आर्ट्स की पद्धतियां दिखाए जो उसके पास उपलब्ध हों। एल्ली ने उसकी बात मानी और कुछ ही सेकंड में कई पद्धतियां सामने आ गईं। इनमें से 3 सबसे बेहतरीन पद्धतियां थीं। स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। इसे माती वांगे ने तैयार किया था, जो रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट था। 2. नेचुरल ब्रीदिंग तकनीक। यांग यूनेगिम ही सी तैयार किया था, जो रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट था। 3. विजुअलाइजेशन तकनीक। इसे दुआन यिंग ने तैयार किया था, जो रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट था। लू शांग ने स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग तकनीक से शुरुआत की, जिससे उसकी ताकत और रक्षा बहुत बढ़ गई। फिर उसने मास फायर ब्रीथिंग तकनीक हम का अभ्यास किया, जिससे उसकी सांसें ड्रैगन जैसी हो गईं। आखिर में लू शांग ने क्रिस्टल विजुअलाइजेशन तकनीक्स को सीखने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। फिर उसने इसे धीरे धीरे समझने का फैसला किया। लू शांग ने महसूस किया कि वह बहुत थका हुआ था और उसे समझ आया कि नए तकनीकों से उसके शरीर से गंदगी बाहर आ रही थी। उसने सोचा कि अब वह नहाने जाएगा। नहाते वक्त वह अपने टॉनिक के बारे में सोचता है
और निर्णय करता है कि अब वह अपनी स्कॉलरशिप का पैसा लेगा और उस दवाइयां और टॉनिक बनाएगा जिससे लोग और भी ताकतवर हो सकेंगे। कुछ घंटे बाद लू शांग हाई स्कूल गया और झोंग से अपनी स्कॉलरशिप का एटीएम कार्ड लिया। झोंग ने उसे कहा कि अगली बार जब वह स्कूल ना आए तो उसे सूचित करे। लू शांग ने कार्ड लिया और माफी मांगी। झोंग ने उसे जाने दिया और कहा कि वह कम से कम एक बार स्कूल आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। लू शांग ने देखा कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार था और तैयार की। लू शांग ने अपने सपने में सीखा था कि वह मांसपेशियों और खून को मजबूत करने वाला काढ़ा और हड्डियों को पोषित करने वाली गोलियां बनाएगा, क्योंकि ये उसकी वर्तमान सेहत के लिए सबसे उपयुक्त थीं। दवाइयां बनाने में बहुत नज़ाकत होती है, इसलिए उसने एक रासायनिक प्रयोगशाला किराए पर लेने का फैसला किया। जब वह एक बीमार दाढ़ी वाले आदमी से लैब किराए पर लेने के लिए गया तो उसने गुस्से में आकर लू शांग से कहा कि वह उसे लैब नहीं किराए पर दे देगा, क्योंकि वह उसकी खास दवाइयों के फॉर्मूले को देख सकता है। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और लू शांग से कहा कि वह चला जाए। लू शांग बस आह भरकर लौटा और देखा कि उसके पास जो सामान था वह काम आ सकता है। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके शिक्षक द्वारा दिया गया कार्ड सिर्फ 30,000 नहीं बल्कि 80,000 था। उसने सोचा कि अब वह ऑनलाइन से जरूरी उपकरण खरीद सकता है। जब वह एक गली में आया तो उसने एक दवाइयों की दुकान देखी। वह अंदर गया और वहां एक गोरा आदमी अपना फोन देख रहा था। लूशांग ने उसे नमस्ते कहा, लेकिन वह आदमी अपने फोन में इतना व्यस्त था कि उसने सिर्फ इतना कहा, जो चाहिए वह ले लो और मेरे पास आकर भुगतान कर दो। लूशांग ने बताया कि वह खरीदने नहीं आया था। गोरे आदमी ने उसे चेतावनी दी कि बिना भुगतान किए वह दुकान से बाहर न जाए, क्योंकि यहां सीसीटीवी है। लूशांग को गुस्सा आया और उसने गोरे आदमी का हाथ काउंटर पर जोर से पटक दिया। अब उसने गोरे आदमी का ध्यान खींच लिया। गोरे आदमी ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। लूशांग ने पूछा कि क्या उनके पास कोई रासायनिक लैब है। गोरे आदमी ने मुस्कुराते हुए एक व्यापारिक प्रस्ताव दिया। कुछ समय बाद लूशांग और गोरा आदमी एक रासायनिक लैब के सामने खड़े थे। गोरे आदमी ने लूशांग को याद दिलाया कि $500 प्रति घंटा के हिसाब से उसे लैब किराए पर मिल रही है और सिर्फ 3 घंटे तक ही वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। लूशांग ने बिना देर किए अपनी कार्ड से भुगतान कर दिया। गोरा आदमी खुशी से उसे शुभकामनाएं देता है। ले लो और काउंटर पर पेमेंट कर दो, लुआंग ने कहा। मैं यहां खरीदने नहीं आया हूं। फिर भी वो सुनहरा बालों वाला आदमी बोला, बिना पेमेंट किए मत जाना, सीसीटीवी लगा हुआ है। यह सुनकर लुआंग को गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी का हाथ काउंटर पर जोर से पटक दिया। तभी उस आदमी ने ध्यान दिया और पूछा, क्या चाहिए? लुआंग ने पूछा, क्या आपके पास केमिकल लैब अवेलेबल है? फिर लुआंग ने एक बिजनेस प्रपोजल दिया। कुछ देर बाद जब लैब के पास पहुंचे तो सुनहरे बालों वाले आदमी ने कहा, RS 500 पर आवर और सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा। लुआंग ने बिना कोई सवाल किए तुरंत पेमेंट कर दिया। लैब में पहुंचकर लुआंग ने व्हाइट कोट और ग्लव्स पहने और काम शुरू किया। उसने एक म्यूटेंट ग्रीन स्केल्ड लिजर्ड को पानी में डुबोया और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक्टिवेट की। बाकी इंग्रेडिएंट्स केयरफुली प्रिपेयर करने के बाद उसने मसल्स और खून को स्ट्रॉन्ग करने वाला टॉनिक बना लिया। पहले ट्राई में ही सक्सेस मिलना अनबिलीवेबल था। लुआंग ने टॉनिक पी लिया। पहले तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन सडनली उसका बॉडी कांपने लगा और वो नीज पर गिर गया। कुछ सेकंड्स बाद वो जमीन पर लेटकर तेज तेज सांस लेने लगा। इस टॉनिक का असर कमाल का था। उसकी एनर्जी इंस्टेंटली रिकवर हो गई और स्किन टाइट, पोर्स छोटे और कॉम्प्लेक्शन ग्लोइंग हो गया। लुआंग को यकीन हुआ कि ये टॉनिक फ्यूचर की मार्शल आर्ट्स विजडम का नतीजा है। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो सुनहरा आदमी घबराकर बोला,
जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, बॉस वापस आ गए हैं। दवा की दुकान के बाहर एक खूबसूरत लड़की ग्रीन ड्रेस और हाई हील्स में शॉप में एंटर कर रही थी। वो जिंगिन मेडिसिनल हॉल की ओनर हजू थी। उसने कुछ टॉनिक टेस्ट किए, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब लगी। हजू ने सोचा, अगर मैंने कोई नई दवा नहीं बनाई तो हमारे पुराने तरीके मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। मुझे किसी एक्सपीरियंस्ड केमिकल मास्टर से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। ही डिडंट एक्सपेक्ट हर टू रिटर्न सो सून। सुजू ने उसे इग्नोर कर दिया। द परवर्टेड गाय ब्लश्ड और उसके चेहरे पर एक परवर्टेड स्माइली थी, जबकि वह सुजू की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था। एमएएफ डे ड्रीम कर रहा था कि सुजू उसे गले लगाएगी और वे दोनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे। अब भी सपनों में था जब सुजू ने उसे जगाया और पूछा, क्या तुमने किसी को लैब में बुलाया था? सुजू थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन एमएएफ की आंखों में वह अब भी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी इल्जाम को इनकार किया। सुजू अपने माथे को पकड़े हुए एमएएफ को बताया कि वह कल से काम पर नहीं आएगा। उसने गंदा कोट ट्रैश कैन में डाल दिया और लैब को साफ करना शुरू कर दिया। सुजू ने म्यूटेंट ग्रीन स्केल्ड लिजर्ड देखा और समझा कि जिसने लैब का इस्तेमाल किया था उसने एक्टिवेटर से म्यूटेंट लिजर्ड को एक्टिवेट किया था। उसने यह भी देखा कि उसके स्केल्स, जो कि सबसे कीमती हिस्सा था, हटा दिए गए थे। सुजू ने कभी ऐसी प्रिपरेशन के बारे में नहीं सुना था और उसने सोचा कि जो ये काम कर रहा है वह बस अपने आप को बेकार का सपना दिखा रहा है, अपनी खुद की दवा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसने यह भी महसूस किया कि वह भी वैसे ही है, जो कुछ अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगा रहा है। सुजू ने जमीन पर एक टूटी हुई ट्यूब देखी और सोचा, आज के दिन कितनी और सरप्राइज देखने को मिलेंगी। वह नीचे बैठकर ट्यूब उठाती है। खड़ी होकर वह ट्यूब को देखती है और सोचती है कि इस टॉनिक में किस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया होगा। क्यूरियोसिटी से उसने अपनी उंगली उस टूटी हुई ट्यूब में डाली और चखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ही पल में सीन बदल गया। "अ, अरे यार, क्यों हमने उसकी रिएक्शन नहीं देखी? क्यों सीन बदल दिया? अब वही परवर्टेड गाय का सीन दिखाया जाता है। चलो, छोड़ो, हम अपनी कहानी पर लौट कर आते हैं। एमएएफ ने साइन किया और लू शांग को ब्लेम किया कि जो कुछ उसके साथ हुआ, और आखिरी बार वह अपनी गॉडेस सुजू को देखना चाहता था। सुजू की बात करते हुए वह दौड़ते हुए एमएएफ के पास आई और उसका नाम पुकारते हुए हाथ हिलाती है। उसने अपना प्यार एमएएफ के लिए इजहार किया। यह सुनकर एमएएफ शर्मा से लाल हो गया और खुशी से रोने लगा। वह यकीन नहीं कर सकता था कि सुजू भी उसे प्यार करती है। मुझे मत बदल, स्क्रिप्ट ना बदल यार, एमएएफ ने कहा। सॉरी गाइज, मैं बस अपने इमोशंस से थोड़ा कैरीड अवे हो गया था। चलो, रिवाइंड करते हैं और सही करते हैं। सुजू ने अपना हाथ हिलाया और उससे रुकने को कहा। एमएएफ रो रहा था। सोच रहा था कि सुजू सच में उसकी केयर करती है। वह दौड़कर सुजू के पास गया और कहा, मुझे पता था तुम मेरी केयर करती हो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा जगह हमेशा तुम्हारे पास होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुजू ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और कहा, मुझे बताओ, किसने मेरी लेबोरेटरी यूज की थी? एमएएफ का सिर हिलाते हुए सुजू ने उसे कहा कि अगर वह उस आदमी को ढूंढ लेता जिसने लेबोरेटरी यूज की थी तो वह उसे वापस काम पर बुलाएगी और उसकी सैलरी डबल कर देगी। मुझे ब्लैंक चेहरा और चक्कर आने की वजह से एमएएफ ने सुजू को बताया कि उसके पास उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर है। सुजू ने उसका फोन ले लिया और कॉन्टैक्ट्स ब्राउज करने लगी। सुजू को पता चला कि जो टॉनिक उसने चखा था उसकी स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट्स मार्केट में जो ब्लड स्ट्रेंथनिंग टॉनिक्स उपलब्ध हैं उनसे 10 गुना ज्यादा हैं जो $100 में मिलते हैं। ऊपर से इस टॉनिक के स्किन वाइटनिंग और इम्प्रूवमेंट के इफेक्ट्स भी हैं। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसका मेन कंपोनेंट्स आम इंग्रेडिएंट्स हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ $55,000 से कम है। यह टॉनिक वर्ल्ड क्लास था। सुजू ने जल्दी से कॉल किया। दूसरी तरफ
लू शांग अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से फोकस्ड था। सुजू थोड़ी पजल्ड हुई और सोचा, ये मिस्ट्री यंगाई कौन है। इसी बीच लू शांग के सपने में वह एक बड़ा ज़ॉम्बी को अपरकट मार रहा था और उसका सिर उड़ गया। एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी ने उसका सिर पकड़ लिया और तोड़ दिया। लू शांग सोच रहा था, क्या एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट जैसे मैं रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी को हरा सकता हूं। वह आगे बढ़ा और ज़ॉम्बी ने उसे पंच मारा। लू शांग ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसका अटैक उसकी स्ट्रेंथ से डबल था, जो उसे दर्द दे गया। ज़ॉम्बी ने फिर से अटैक करना शुरू किया और एक माइटी ब्लो मारा। लू शांग ने जल्दी से डॉज किया और ज़ॉम्बी के पीछे जाकर उसे हेड में किक मारी, जो ज़ॉम्बी गिर गया। लू शांग ने जंप किया और स्लैशिंग किक रिलीज की। ज़ॉम्बी हार गया। उसके बाद लू शांग ने उस ज़ॉम्बी की याद से सीखा कि वह ज़ॉम्बी फ्रंट लाइंस पर मॉन्स्टर से लड़ते हुए मरा था, जब वह सिटी की रक्षा कर रहा था। लू शांग ने क्लियरिफाई किया, मैं ज़ॉम्बी को एक्सपीरियंस के लिए नहीं मार रहा, मैं उसकी ब्रेवरी को रिस्पेक्ट करता हूं। उसने रियलाइज़ किया कि वह ज़ॉम्बी जब जिंदा था तो वह लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट था, इसीलिए उसके पंचों में इतना पावर था। अगर वह इंटेलिजेंट होता और उसका एक आर्म नहीं टूट गया होता तो लू शांग के लिए उसे हराना मुश्किल होता। लगभग एक वीक हो गया था जब से लू शांग ने स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट, नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखी थी। उसकी हेल्थ रैपिडली इंप्रूव हुई थी और मसल और ब्लड स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शन की मदद से उसने ज़ॉम्बी फिस्ट्स टेक्निक भी सीख ली थी। अगर वह स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक को इंटीग्रेट कर लेता तो लू शांग अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावर लगा सकता था। ज़ॉम्बियों ने फिर से अटैक करना शुरू किया। लू शांग ने अपनी एनर्जी अपने फिस्ट में जमा की और एक माइटी ब्लो मारा, जिसे उसने स्टेलर इम्पैक्ट कहा। जमीन कटा, ज़ॉम्बी लड़खड़ाए और एक पल में सीन बदल गया। डोजो के आगे लू शांग ने अटेंडेंट से पूछा, क्या कोई असेसमेंट रूम अवेलेबल है? मैं मशीन रेंट पर लेना चाहता हूं। अटेंडेंट अपनी थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, हम चलो देखते हैं। एट द फ्रंट ऑफ द डोजो, इनसाइड द डोजो, लू शांग ने अटेंडेंट से पूछा कि क्या कोई असेसमेंट रूम अवेलेबल है और वह मशीन रेंट पर लेना चाहता है। अटेंडेंट चिढ़ाते हुए अपनी ठोड़ी पकड़ती है और पूछती है, लू शांग, तुम फिर से आ गए? क्या तुम आने वाले एग्जाम के लिए आए हो? उसे पता था कि हेल्थ स्टेटस इतना जल्दी इंक्रीज नहीं हो सकता। लू शांग ने सिर खुजलाते हुए नकली हंसी में जवाब दिया, मुझे लगा शायद मेरी हेल्थ स्टेटस थोड़ा बढ़ी हो। लू शांग को महसूस हुआ कि यह महीना का दूसरा मौका है जब वह अपनी हेल्थ स्टेटस की जांच करा रहा था। अधिकांश लोग तो साल में सिर्फ 2 बार अपना हेल्थ स्टेटस चेक कराते हैं, और जो स्कूल अपने स्टूडेंट्स की ग्रेड्स के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, वे भी महीने में एक बार असेसमेंट कराते हैं। अटेंडेंट ने बताया कि रूम 2006 अभी भी अवेलेबल है और लू शांग को शुभकामनाएं दी। असेसमेंट रूम में लू शांग ने सोचा कि अगर उसकी एबिलिटीज तेजी से इंप्रूव ना हो रही होती तो वह बार बार यहां नहीं आता। सबसे पहले उसने अपनी हेल्थ स्टेटस चेक की और परिणाम आया 56,600.32। उसने सोचा, अरे, ये तो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड्स को भी पार कर गया है। यह समझ में आता है क्योंकि सुप्रीम मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और सबसे एडवांस टॉनिक्स दोनों 10,000 साल बाद के हैं। ऐसा नतीजा आना अजीब नहीं था। फिर उसने अपनी स्लीव उठाई और कॉम्बैट असेसमेंट के लिए तैयार हुआ। उसने एक जबरदस्त पंच मारा और कुछ ही सेकंड्स में उसका कॉम्बैट पावर TT-37 आ गया। उसे समझ आया कि फिस्ट टेक्निक की वजह से उसका पावर स्टैंडर्ड से 2 गुना था। अब उसे ये आइडिया आया कि अगर जिस स्किल का वह यूज करता है वह उसके कॉम्बैट इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसकी असली कॉम्बैट पावर इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। लू शांग ने एक स्टीलर इम्पैक्ट अपनी पोजीशन में स्टैंड करके किया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके शरीर से एक नीला ऑरा निकलने लगा और उसकी मुट्ठी में एक आंधी इकट्ठी हो गई। कुछ ही सेकंड्स में सीन चेंज हो गया।
अटेंडेंट ने दूर से देखा और पूछा, क्या तुम पहले ही खत्म हो गए? और कहा, तुम तो खुश नजर आ रहे हो। लू शांग ने जवाब दिया, हाँ, सच में, मैं बहुत खुश हूं। और फिर उसने अलविदा कहा। अटेंडेंट हंसते हुए उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देती है। अटेंडेंट की आंखें बंद हो गईं और उसने सोचा, लू शांग कितना अच्छा दिखता है, और जब वह मुस्कुराता है तो लगता है और भी अच्छा लगता है। लेकिन उसकी फैंटेसी तब टूट गई जब एक लड़के ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? यह लड़का एक और लड़कियों के साथ खड़ा था, जिसमें एक ऑरेंज हेयर वाली लड़की थी जो अपनी बाएं कंधे पर एक रेड जिम बैग डाले थी। उसका नाम नवांग था और वह होनगू मार्शल आर्ट्स अकादमी के मास्टर की बेटी थी। नवांग ने अटेंडेंट से पूछा, क्या वह लड़का जो अभी आया था, क्या वह असेसमेंट के लिए आया था? अटेंडेंट थोड़ी शर्माते हुए ने कहा, नहीं, शायद तुम्हें कुछ गलत लगा। वह तो सिर्फ एक सामान्य हाई स्कूल स्टूडेंट था, बस अच्छा दिखता है। लाल बालों वाले लड़के ने कहा, क्या फायदा है अच्छा दिखने का अगर पैसे नहीं कमाए? इस समाज में तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स में माहिर होना ही असली बात है। उसने आगे कहा, उस लड़के की ड्रेस देखकर लगता है कि वह साधारण परिवार से है। भले ही वह बार बार असेसमेंट कराए, इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। नावांग अपने छोटे भाई की तरफ देखकर जानती थी कि समाज में स्थिति क्या है। गरीब लोग पढ़ाई में फंसे रहते हैं, जबकि मार्शल आर्ट्स तो अमीरों का खेल है। मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए जो संसाधन चाहिए, वह गरीबों के लिए नहीं होते। उसका छोटा भाई बचपन से ही टॉनिक लेता रहा है और उसकी वाइटैलिटी दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा थी, और वह लगातार अभ्यास कर रहा था, जिससे उसका अंतर अपने साथियों से और बढ़ता जा रहा था। नावांग ने उसे सिर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, खासकर साधारण घरों के बच्चों से। उसके छोटे भाई ने उसका हाथ पकड़ा और एक फेवर्ड मांगा, दीदी, क्या तुम मुझे उस लड़के का असेसमेंट रिजल्ट दिखा सकती हो? नावांग ने पूछा, क्यों? और लाल बालों वाले लड़के ने कहा, वह लड़का मुझसे कुछ साल बड़ा लगता था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी मेहनत ने कुछ बदलाव किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे असुरक्षित महसूस होगा। नावांग ने आह भरते हुए अपने छोटे भाई की इच्छा पूरी की और उसे कहा, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। वह लड़का साधारण था, इसलिए तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। छोटा भाई खुश हो गया और कहा, ठीक है दीदी। अटेंडेंट ने रिकॉर्ड दिखाया और यह स्पष्ट किया कि वह लड़का आज सिर्फ एक ही असेसमेंट करने आया था। जब अटेंडेंट ने रिजल्ट देखा, नवांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसने अटेंडेंट से टैबलेट छीन लिया और उसके छोटे भाई ने जमीन पर गिरते हुए कहा, क्या टेस्ट मशीन खराब हो गई है? अटेंडेंट ने कहा, नहीं, डिवाइस ठीक है। रिजल्ट कंफर्म होने पर नवांग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अटेंडेंट से कहा, सभी स्टाफ को कॉल करो और एरिया के सारे स्टूडेंट्स की जानकारी इकट्ठा करो। अटेंडेंट ने तुरंत उसकी बात मानी। टी नवांग लू शांग को ढूंढने में जिद्दी थी। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने टैक्सी का दरवाजा बंद करने से पहले ड्राइवर अपने और लू शांग के चिट-चैट से खुश था। उसने सोचा, अगली बार जब लू शांग से मिलेगा तो अपनी बेटी से परिचय कराएगा। जैसे ही लू शांग चल रहा था, मुस्कुराते हुए, उसकी आंखें बंद थीं और उसका बायां हाथ पॉकेट में था। उसे महसूस हुआ कि टैक्सी ड्राइवर ज्यादा ही पैशनेट हो गया था, और उसने सोचा कि उसे ड्राइवर को नहीं बताना चाहिए था कि वह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन जा रहा था रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन टेस्ट देने, वरना ड्राइवर लगातार बात नहीं करता। बिल्डिंग में एंटर करते हुए लू शांग एक निराश आदमी से टकरा गया जो अपने रिजल्ट पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। घर पर उसका कॉम्बैट पावर इंडेक्स 150 से ज्यादा था, लेकिन यहां रिजल्ट अलग था। आदमी जो ग्रीन जैकेट पहने था बोला, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का असेसमेंट मशीन कस्टम मेड है, अधिकारियों ने बनवाया है।
इसीलिए शायद यहाँ की प्रिसिजन बहुत ज्यादा है, जो बाजार में बिकने वाली मशीनों से बेहतर होगी। ये सुनकर लू शांग को एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि अब उसे अपनी असली एबिलिटीज का एक डिफिनेटिव आइडिया मिलने वाला था। फ्रंट डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट से लू शांग ने पूछा, मुझे मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन असेसमेंट के लिए कहाँ जाना होगा? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, आपको फॉर्म भरना होगा, फिर रूम 5203 में जाना होगा टेस्ट के लिए। थोड़ी देर बाद अपना रिकॉर्ड लेकर लू शांग ने रूम में जाना शुरू किया। लू शांग को लगा था कि सर्टिफिकेशन असेसमेंट में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जब वह लाइन में खड़ा था उसे लगा कि सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने में काफी समय लगेगा। उसका ध्यान दो आदमियों पर गया जब उसने सुना कि वे क्या डिस्कस कर रहे थे। ग्रीन वाले आदमी ने अपने दोस्त से कहा, वो प्रिटी गर्ल दिखाई दी, क्या तुमने देखा? क्या वह भी असेसमेंट देगी? येलो वाले आदमी ने कंफर्म किया, हाँ, वह गर्ल भी सर्टिफिकेशन के लिए आई थी और मुझे लगता है वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाली भी होगी। लू शांग ने देखा कि रूम में ज्यादातर लोग 25 साल के आसपास के थे और उसे यह देखकर शौक लगा कि वह अपने से कम उम्र के मार्शल आर्टिस्ट को देख रहा था। 25 साल का होने के बावजूद लू शांग ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई मार्शल आर्टिस्ट उससे छोटा असेसमेंट सर्टिफिकेशन लेने आएगा। एक आदमी जिसके बाल ग्रे थे शॉक्ड हो गया जब उसने एक बड़ा आदमी दरवाजे में एंटर करते हुए देखा। वो आदमी सीधा अंदर चला गया, बिना लाइन में खड़े हुए, और आसपास के लोग कंफ्यूज और शॉक्ड हो गए, उनके मुंह खुल गए। एक आदमी जो सफेद और नीले कपड़े पहने हुए था खुशी से बोला, आज वो दिन है जब मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते पर कदम रखूंगा। उसका साथी बहुत गर्व से उसे चीयर कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ी अंगुली ने उसे साइड में धक्का दे दिया। सखा मुंह खुल गया, पसीना चेहरे पर आ गया और उसकी आंखें मानो बाहर आना चाह रही थीं। कमरे में हर किसी की नजर उस बड़े आदमी पर गई और दूसरे ने उसका फोटो लिया। लड़की ने उसे डॉटते हुए बताया कि यह पहले आओ, पहले पाँव की स्थिति है, और उसे लाइन में लगने के लिए कहा। उस बड़े आदमी का नाम था शाओ चांग फेन। परीक्षक ने बताया कि उस विशालकाय आदमी को पहले जाने का अधिकार है क्योंकि वह रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन टेस्ट देने जा रहा था। यह जानकारी सुनकर लड़की हैरान हो गई और उसके साथी ने खून की झील उगल दी। सुंदर लड़की और बाकी लोग हैरान थे, लेकिन लूशांग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे पता था कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी चीज है और ताकतवर को सारी सुविधाएं मिलती हैं। स्टाफ ने शाओ चांग फेन से कहा कि वह हेल्थ स्टेटस असेसमेंट के लिए आगे बढ़े। जैसे ही शाओ चांग फेन ने अपनी शक्ति का परीक्षण किया, लड़की अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि शाओ चांग फेन ने लाइन क्यों स्किप की। उसे यकीन नहीं था कि उसकी हेल्थ स्टेटस सच में रैंक 3 है। जब परिणाम आया तो हेल्थ स्टेटस A7 था। वे चौंक गए और समझ गए कि शाओ चांग फेन ने रैंक 3 की आवश्यकता को भी पार कर लिया था। अब बारी थी कॉम्बैट पावर असेसमेंट की। शाओ चांग फेन ने एक जबरदस्त हमला किया और उस हमले के प्रभाव से बाकी के आवेदक गिर पड़े। सुंदर लड़की अपनी जगह पर खड़ी रही, लेकिन दूसरी तरफ लूशांग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। परीक्षक ने अपनी बाईं आंख खोली और परिणाम घोषित किया। शाओ चांग फेन का कॉम्बैट पावर इंडेक्स डेनसेन 800-131 था। परीक्षक ने उसे बधाई दी और बताया कि वह अब रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन होल्ड करेगा और हर महीने $3000 का कल्टीवेशन अलाउंस मिलेगा। शाओ चांग फेन ने पीछे मुड़कर देखा और दो लोगों को देखा जो अपनी जगह पर खड़े थे। सुंदर लड़की फिर भी शाओ चांग फेन के पंच की ताकत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो पंच जो उसने पहले मारा था एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को भी नॉकआउट कर सकता था। लूशांग आगे बढ़ा और अपनी राय दी। क्या यही रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड है? सुंदर लड़की चौंकी
और सोचने लगी कि लू शांग का मतलब क्या है। उसने देखा कि लू शांग उस प्रभाव के दौरान भी अपनी जगह पर मजबूत खड़ा रहा। लू शांग ने परीक्षक से पूछा कि क्या वह अगला जा सकता है, क्योंकि अब कोई और लाइन में नहीं था। परीक्षक ने उसकी बात पर ध्यान दिया और सोचा, यह बच्चा तो इतनी शक्तिशाली पंच के बाद भी शांत है, इसे देखना चाहिए। उसने लू शांग की रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी और उसे कहा, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी हार्ट रेट को नॉर्मल रखो। जब परिणाम आया तो लू शांग की हेल्थ स्टेटस 1507 थी। परीक्षक हैरान था और वह देख रहा था कि कमरे में मौजूद लोग भी चौंक गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्टूडेंट की इतनी हाई हेल्थ स्टेटस है, और वे सोचने लगे कि क्या ये उसके शरीर में टॉनिक्स बह रहे हैं। दूर से शाओ चांगफेन यह नहीं समझ पा रहा था कि एक 18 साल का लड़का रैंक 2 मार्शल आर्ट्स के लिए मानकों को पूरा करता है। परीक्षक ने लू शांग को आराम से अपने कॉम्बैट पावर का परीक्षण करने के लिए कहा, और वह जितनी बार चाहे कोशिश कर सकता था। लू शांग ने धन्यवाद दिया और कहा कि एक बार काफी होगा। उसके शरीर से कई रंग की ऊर्जा निकलने लगी और एक तेज रोशनी दूर से देखी जा सकती थी। उसकी पंच से पीछे का कांच टूट गया। बार बार, बार बार। हर कोई हैरान था। लू शांग का कॉम्बैट पावर इंडेक्स 579 था। स्टाफ जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए भागा और उसने कहा कि वह अपनी पूरी करियर को दांव पर लगा रहा है इस मामले को लेकर, और वह लू शांग को एक संतोषजनक जवाब देने का वादा कर रहा था। जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक एक बड़ी फॉर्म उसकी आंखों के सामने आई। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसका हाथ एक तेज साया की तरह हिला। बस एक पंच में लू शांग का चेहरा पूरी तरह से घायल हो गया। क्या बकवास है? कोई तो ये नरेटर बदलो। ये हमेशा स्क्रिप्ट बदलता है। सॉरी गाइज, ऐसा फिर नहीं होगा। चलिए अब हमारी स्टोरी पे वापस आते हैं। वीडियो एडिटर से कहो उस पीटे हुए चेहरे को हटा दे। अब शाओ चांगफेन ने अपना हाथ बढ़ाया और खुद को परिचित कराया। लू शांग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। शाओ चांगफेन अंदर ही अंदर खुश था और बाकी लोग भी लू शांग से मिलकर अपना परिचय देने लगे। लू शांग ने जल्दी से वहां से बाहर जाने का फैसला किया और असेसमेंट रूम को छोड़ दिया। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के बाहर किंग और उसकी दोस्त अपने सीनियर सिस्टर युयुआन का इंतजार कर रहे थे, जो भी एक असेसमेंट सर्टिफिकेशन ले रही थी। जो लड़की बैंगनी जैकेट पहने हुए थी, उसने कहा, रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन असेसमेंट तो उसके जैसे जीनियस के लिए एक झप्पी है। किंग ने सहमति जताई और दूर से उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। उसने उसे आवाज दी, भैया। जब वह पास आया तो लू शांग ने पूछा, क्या कर रही हो तुम यहां? किंग ने जवाब दिया, तुम्हें तो मुझसे ये सवाल करना चाहिए था। तुम तो हमेशा स्कूल छोड़ देते हो और पूरे दिन अपने कमरे में सोते रहते हो, फिर भी तुम मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन आ गए। लू शांग को थोड़ा हैरानी हुई कि उसकी बहन को यह सब कैसे पता चला। उसने खांसा और कहा, कुछ काम था बस। फिर उसने पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बैंगनी जैकेट वाली लड़की ने बताया, हम किंग की क्लासमेट्स हैं। मेरा नाम फांग फैनन है। मुझे दोस्त राइज बुलाते हैं। ये मेरे क्लासमेट जूनो हैं, जो जंपर पहने हुए हैं। हम यहाँ अपनी सीनियर सिस्टर युयुआन को अकंपनी करने आए थे, जो हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब से हैं, और वह यहाँ असेसमेंट लेने आई हैं। फांग फैनन ने लू शांग को देखकर कहा, तुम तुम तो काफी हैंडसम हो, अलग ही लग रहे हो। किंग ने जो बताया था उससे बिल्कुल उलट। किंग का मुंह खुला रह गया। उसकी सुंदरता एक सेकंड में गुस्से में बदल गई और उसने फांग को डांटते हुए कहा, बिल्कुल ज्यादा बोलने की आदत है तुम्हारी। लू शांग ने किंग के सिर पर प्यार से हाथ पटका और कहा, बाय। इसके बाद वह दोनों लड़कियां लड़ते हुए चली गईं। दूर से जूनो ने अपनी सीनियर को देखा और वे उसके पास गए। उन्होंने युयुआन से उसके असेसमेंट के बारे में पूछा। युयुआन ने बताया, प्लीज इस बारे में बात मत करो।
एक अनपेक्षित घटना हो गई है। सभी असेसमेंट्स सस्पेंड कर दिए गए हैं और हमें दोपहर तक इंतजार करना होगा। तीनों पावरपफ गर्ल्स हैरान हो गईं और सोचने लगीं कि ऐसा क्या हो गया कि सारे असेसमेंट्स को रोक दिया गया। यू युआन ने बताया, वो लड़का जो बिल्कुल एक दानव जैसा था, उसी उम्र का था जैसे हम हैं। उसकी हेल्थ स्टेटस 15.7 थी और उसका कॉम्बैट पावर रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा था। उसका सीपीआई 15,000 से भी ऊपर था। यू युआन हमेशा खुद को टैलेंटेड समझती थी, लेकिन आज उस दृष्टा को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसकी छोटी सी टैलेंट भी उस जैसा नहीं है।